हाय स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल NSP ऑफिशियल क्लासेज में स्वागत है। मैं नीतीश पटेल आपके लिए क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो इसलिए ये स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि अगले क्लास जब मैं लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर बेल आइकन की घंटी बज जाए। तो चलिए मैं बगैर देर किए हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा पार्ट का ले चल रहा हूँ। 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 20 के दांत कौन सी विद्या है। 20 के दांत कौन सी विद्या है स्टूडेंट? तो आंसर मारेंगे कहानी है, अर्थात 20 के दांत यह विद्या कहानी है। 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं वह नलिन विलोचन शर्मा हैं। आपको से बोर्ड पूछेगा कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन हैं, तो आंसर मारिएगा नलिन विलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 में कहाँ में हुआ है? पटना के बदरघाट में। नलिन विलोचन शर्मा यह बचपन से ही इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा भोजपुरी थी। अर्थात नलिन विलोचन शर्मा बचपन से इनकी भाषा भोजपुरी थी। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा है। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा है तथा इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा है। तो आपको से पूछेगा कि बताइए नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है? तो आंसर मारिएगा रत्नावती शर्मा। आगे क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा MA कहाँ से किए थे? हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा MA कहाँ किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से, अर्थात पटना विश्वविद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा ने MA किए थे। इसके बाद है कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? अर्थात आपको से पूछेगा बोर्ड कि बताइए नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो आंसर है 1959 में, अर्थात 1959 में ही नलिन विलोचन शर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के थे। इनका जो मृत्यु है, अर्थात नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961। थोड़ा सा गौर करिए, इनका जन्म है 1916 में। जब मृत्यु के बात किया जाए तो 19 को रहने दीजिए और 16 को अंक को पलट दीजिए, अर्थात 1961 में है। जन्म 1916 और मृत्यु जब पूछेगा ना तो 19 को रहने दीजिएगा, 16 के अंक को इधर उधर पलट दीजिएगा, अर्थात 1961 में इनका मृत्यु हुआ है। आगे बात है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से हुआ है? आपको से बोर्ड पूछेगा कि बताइए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से हुआ है? तो आंसर मारिएगा नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से ही आलोचकों का प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ है। इसके बाद अगला जो है ऑब्जेक्टिव, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अर्थात आपको से पूछेगा बोर्ड कि बताइए कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आंसर मारिएगा खोखा। खोखा अर्थात जिसका दूसरा नाम है कासू। खोखा का ही दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? कासू नाम है। तो आपको कहीं कहीं पूछेगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बताया गया है। खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम है कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव कि सेन साहब का पुत्र, अर्थात सेन साहब का पुत्र का नाम क्या था? तो सेन साहब का पुत्र का नाम था खोखा, जिसका नाम है कासू कहा गया, इसी का दूसरा नाम है कासू। आगे है सेन साहब
किस वर्ग से संबंध रखता है, अर्थात सेन साहब किस परिवार के वर्ग से संबंध रखता है, तो आंसर मारिएगा मध्यम वर्ग। किस वर्ग से संबंध रखते हैं सेन साहब, तो मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इसमें जो है अब पूछेगा बोर्ड कि गिरधर लाल किस वर्ग से संबंध रखता है, तो गिरधर लाल रखता है निम्न मध्य वर्ग से, निम्न मध्य वर्ग से संबंध रखता है जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करता है, तो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है। गिरधर लाल जिसका बेटा का नाम अर्थात पुत्र का नाम है मदन, पूछता है कि गिरधर लाल का पुत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है मदन, जिन्होंने कासू के 2 दांत तोड़े थे। कासू के 2 दांत किसने तोड़ा था, मदन। तो आपको से बोर्ड पूछता है VVI क्वेश्चन में कि बताइए कि कासू के किसने दांत तोड़ा, तो आंसर मारिएगा मदन। अब कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत तोड़ा था। मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। आगे, मदन कहाँ लट्टू नचा रहा था, तो मदन जो है अपने बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा था। मदन कहाँ लट्टू नचा रहा था, तो मदन बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा था। आगे, खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा अपने घर के नियमों का अपवाद था। अर्थात सेन साहब अपने घर में नियम बनाते थे तो कोई भी नियम को खोखा पालन नहीं करता था, अर्थात वह अपने घर के नियमों का अपवाद था। आगे ऑब्जेक्टिव्स का प्रतीक किसको बताया है, आपको से बोर्ड पूछेगा क्लास 10th में कि बताइए लेखक हंस का प्रतीक किसको बताया है, तो लेखक हंस का प्रतीक खोखा को बताया है, अर्थात कासू को बताया है। क्योंकि खोखा जो है मदन बगल वाले गली में लट्टू नचा रहा था, तो वहाँ जो है यह लट्टू के खेला में शामिल होने के लिए ललक गया था, इसलिए लेखक हंस का प्रतीक खोखा को बताया है, क्योंकि खोखा अमीर घर का लड़का है और मदन गरीब घर का लड़का है। आगे, लेखक कौवे का प्रतीक किसको बताया है, तो मदन को। कौवे का प्रतीक क्यों बताया गया है, लेखक कौवे का प्रतीक मदन को क्यों बताया है, क्योंकि मदन एक गरीब घर का लड़का है जिसका पिता निम्न मध्य वर्ग से संबंध रखता है, और एक खोखा जिसका पिता मध्यम वर्ग से संबंध रखता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपया की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार लिए थे वह कितना रुपया के थी, वह 7,500 रुपया की थी। मोटर कार कितना रुपया के था, 7,500 रुपया का था। आगे, सेन साहब जो नई मोटर कार लिए थे वो मोटर कार का रंग कैसा था, तो मोटर कार का जो रंग था वह काला था। कहाँ था, काला था। आगे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, जिसमें बड़ी लड़की का नाम है सीमा, दूसरी का नाम है रजनी, तीसरा है आलो, चौथा है शेफाली और 5वीं है आरती। अर्थात सेन साहब की 5 लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको ख्वाहिश था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। क्योंकि वह गाड़ी का बत्ती तोड़ देता है और हेडलाइट तोड़ देता है, तो सेन साहब को लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आगे, मदन और कासू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, अर्थात कासू और मदन के बीच में झगड़ा किस लिए हुआ था, तो लट्टू नचाने के लिए। क्योंकि मदन जो है से बगल वाले गली में लट्टू नचा रहा था और वहाँ पहुँच जाता है, जिसे मदन लट्टू देने से इनकार कर देता है, जिसे कासू ने उस पर हाथ चला देता है, जिसे मदन ने उनकी पूरी तरह से धुलाई कर देती है और उसके 2 दांत
तोड़ देते हैं। तो इसलिए मदन और कासू के बीच झगड़े का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है लट्टू नचाना। आगे, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना, क्योंकि छोटे छोटे जब गलती करता है मदन तो उसके पिता उसके मार देता है। इस अर्थात मदन का दिनचर्या हो गया था रोज का पिटाना। इसलिए मदन के लिए मामूली बात क्या थी? तो मार खाना। आगे, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? पूछेगा बोर्ड कि बताइए कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो अक्सर महल वाले जीतते हैं। कब? जब उसके खिलाफ में ही झोपड़ी वाले आवाज दे देते हैं। आगे, मोटर कार को किससे खतरा था? सेन साहब जो लिए थे मोटर कार, उसको किससे खतरा था? तो उसको कासू से खतरा था, अर्थात खोखा से खतरा था, क्योंकि यह गाड़ी की बत्ती और हेडलाइट तोड़ देता है। आगे, खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? बोर्ड पूछेगा VVI क्वेश्चन कि खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो खोखा 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। या बोर्ड पूछ सकता है कि बताइए कि मदन किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो आंसर मारिएगा 20 के दांत। 20 के दांत। या पूछ सकता है कि सेन साहब किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत। गिरधर लाल किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत ही कहानी का पात्र है। तो सबसे VVI क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो 20 के दांत कहानी का पात्र है। आगे, सीमा कौन थी? तो सीमा सेन साहब की बेटी थी। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी थी। आगे, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो खोखा, क्योंकि खोखा गाड़ी की हवा और उसकी गाड़ी के बत्ती को और हेडलाइट को तोड़ने में इसको महारत हासिल था, इसलिए इन्होंने मिस्टर सिंह के गाड़ी की जो हवा थी इन्होंने ही निकाल दिया था। आगे, मदन को धक्का किसने दे दिया था? मदन को धक्का किसने दे दिया था? तो ड्राइवर ने दे दिया था। मदन को धक्का किससे दे दिया जाता है? तो ड्राइवर को। मदन को धक्का किसको दे दिया जाता है? ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जब मदन गाड़ी के पास जाता है, तो ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया जाता है। आगे, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। एक और शब्द आता है बकोड़ा और होता है बकोड़ी। बकोड़ा और बकोड़ी। बकोड़ा बकोड़ी के मतलब ही होता है बच्चा बच्ची। बकोड़ा मतलब होता है बच्चा और बकोड़ी का मतलब होता है बच्ची, अर्थात लड़का और लड़की। एक शब्द है, देखिए खोखा और खोखी एक अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची, और एक और शब्द है बकोड़ा और बकोड़ी जिसका अर्थ भी होता है बच्चा बच्ची। आगे, मदन किससे पिटाता था? मदन किससे पिटाता था? तो अपने पिता अर्थात गिरधर लाल से पिटाता था। मदन किससे पिटाता था? तो अपने पिता से अर्थात गिरधर लाल से पिटाता था। आगे, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की लड़कियां बड़ी सुशील थी। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? बड़ी सुशील थी। और एकरा में और क्वेश्चन है, एकरा में सबसे VVI क्वेश्चन है कि बताइए कि 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की कहानी है? तो यह मनोवैज्ञानिक है।
मनोवैज्ञानिक कहानी है। VBI क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि बताइए कि 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है। तो 20 के दांत कहानी जो है यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। एकरा में और एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ऐसे लड़के ही आगे चल करके गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा था? कहा था सेन साहब। किसने कहा था? सेन साहब। ऐसे लड़के ही आगे चल करके गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा था? सेन साहब। और किसको कहा था सेन साहब? गिरधर लाल को। अर्थात सेन साहब कहे थे संभालो अपने बेटे को, नहीं तो ऐसे चलकर ही आगे लड़के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने चैप्टर नंबर 2 हिंदी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अंत में जा कर के सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जैसी मैं दूसरी क्लास आपको लेकर के आऊं तो सबसे पहले आपकी मोबाइल पर बेल आइकन की घंटी बज जाए। और आपको से यदि चैप्टर नंबर 1 अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट,